गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो इस 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को मेरे यूट्यूब कॉमर्स वर्ल्ड के माध्यम से सभी को हार्दिक बधाई है, ढेरों सारे बधाई है। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे और आप सभी को मेरे ओर से भी बहुत बहुत ढेरों सारे बधाई है। जय हिंद, जय भारत माता की जय। तो आज हम लोग फिर से एक क्लास स्टार्ट करते हैं टॉप और इनकम टैक्स में। टॉपिक का नेम रहेगा एग्रीकल्चर इनकम। तो चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर इनकम में कुछ बेसिक बातें कही गई है। तो ये बातें ये है कि शेड्यूल जो हमारे इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में कही गई है, जो यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 है और दूसरा है आपको लिस्ट 2 है, ठीक ना। इसमें लिस्ट 2 में एंट्री 82 का जिक्र किया गया है और इसमें एंट्री 86 का जिक्र किया गया है। तो देखिए शेड्यूल लिस्ट 1 में लिस्ट 1 जो होती है एक यूनियन लिस्ट होती है, शायद आप लोग पहले से भी जानते होंगे। और लिस्ट 2 जो होती है स्टेट का लिस्ट होती है, मतलब ये संघ सूची और ये होती है राज्य सूची। और संघ सूची के एंट्री नंबर 82 में कहता है टैक्स ऑन टोटल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब ये कि लिस्ट 1 और एंट्री 82 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर्स देती है टैक्स लगाने के लिए ऑन टोटल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। बट लिस्ट 2 यानी कि जो स्टेट का जो लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 86 में ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है इम्पावर्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब ये कि एग्रीकल्चर इनकम में स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिल चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ और ऊपर मैंने जो लिखवाया हूँ उस पर अब मैं जिक्र करूँगा। उसके बाद फिर स्लो और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारी चीज़ है। पहले एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे किसको, एग्रीकल्चर पे क्या टैक्सेशन देना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एग्रीकल्चर भी होती है पार्टली और पार्टली बिजनेस का भी इनकम होती है। तो कौन कौन सा ऐसा इनकम है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स का कंप्यूटेशन किस तरह करते हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लायबिलिटीज की कंप्यूटेशन किस तरह से होती है उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलते हैं, अब सीधे हम लोग चलते हैं सेक्शन 10(1) में। देखिए सेक्शन 10(1) क्या कहता है, एग्रीकल्चरल, यहाँ पर समझेंगे एग्रो का मतलब एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 82 जो होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लिस्ट होती है, मतलब संघ का जो सूची होती है, कहती है अब टोटल इनकम पे टैक्स लीजिए अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। और लिस्ट 2 जो था जहाँ एंट्री नंबर 86 था वो स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर्स दिया गया है एग्रीकल्चर पे टैक्स लेने के लिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टडीज करते हैं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स ये मान के चलते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्शन 10(1) में कहता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। अब चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे किसको। तो मैंने लंबा वीडियो ना हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को राइट डाउन कर दिया हूँ। तो देखिए कहता है एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा मिट चुका है, एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। कहता है ईदर बाय लेट आउट और सब लेट ओनरशिप नॉट नेसेसरी। यहाँ पे समझेंगे पहला क्या कंडीशन है, कहता है ईदर बाय लेट आउट और सब लेट ओनरशिप नॉट नेसेसरी। कहता है चाहे वो लेट आउट हो या सबलेट रेंट है, ठीक है। ये ओनरशिप यहाँ पर इररिस्पेक्टिव है, यानी कि ओनरशिप हो या ना हो, यदि कोई लैंड को यानी कि भूमि को आप यदि किराया पे लगा दिए हो उससे इनकम हो रही है, या कोई किराया पे लेकर फिर से आप किराए पे लगा दिया हो
वो भी आपको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। यहाँ पे ओनरशिप डजेंट मैटर कि आप उस लैंड का ओनर हो या ना हो, ये इररिलेवेंट बात है। दूसरा कहता है रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अगर आपको किसी प्रकार का एग्रीकल्चर इनकम से एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में है अगर उससे रेंट आ रही है, वो आपको माना जाएगा क्या चीज़, एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन वो होनी चाहिए क्या, वो एग्रीकल्चर पर्पज से ये यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। तीसरी बात कहता है इनकम फ्रॉम नर्सरी। कहता है यदि नर्सरी से कोई इनकम है तो वो भी आपको माना जाएगा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग है चाहे स्टोर हाउस है, ड्वेलिंग हाउस है, नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इसका मतलब समझेंगे, इसमें इंक्लूड होती है स्टोर हाउस। स्टोर हाउस का मतलब ये होती है यदि आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत बड़ा है, वहाँ पर एक आप ऑफिस बना दिए हो और उसमें से जो भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होती है उसमें आप स्टोर कर देते हो, उसी को बोला जाता है स्टोर हाउस। यदि स्टोर हाउस को यदि हो सकता है आप रेंट पे लगा दिए हो, उससे भी इनकम होता है, वो भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। ड्वेलिंग हाउस यानी कि रहने वाला घर, आप ऑफिस एक बना दिए हो जिसमें आप रहते हो, अगर उससे कुछ इनकम है वो भी आपको माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम है। नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लेकिन वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। उसके बाद कहता है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन करते हैं, जो खेती से आपको कृषि से जो उत्पादन होती है उससे यदि कोई सेल होती है, वो भी आपको एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। फिर कहता है फीस रिसिव्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ लैंड ऑन लीज। यदि कोई लीज लिया गया भूमि पे, अगर भूमि को लीज पे लिया गया है, अगर उससे कोई फीस रिसीव होती है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब देखना ये है कि एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूटेशन किस तरह से करते हैं, ठीक ना। एग्रीकल्चर इनकम को जब हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम को देखिए कंप्यूटेशन कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे कहता है एक तो होगा कुछ इसमें आइटम होगा पीजीबीपी का इनकम, दूसरा होगा एग्रीकल्चर इनकम। पीजीबीपी का इनकम जब कंप्यूटेशन करना हो तो वहाँ पर इसका फॉर्मेट है सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं वो उसमें से लेस करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसको उसमें से लेस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसमें से प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस बिजनेस। दूसरा एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उस मार्केट वैल्यू में जो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कल्टीवेशन कॉस्ट जो भी होगा उसको लेस कर देंगे तो वो आता है एग्रीकल्चर इनकम। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट में इश्यू होता होगा, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर समझेंगे एग्रीकल्चर इनकम वही होगा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़ा हो, चाहे वो फिशरीज हो सकती है, एनिमल हस्बेंड्रीज हो सकती है, मतलब ये तो वो तो खैर उससे जुड़ा हुआ है, वो उसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो बिजनेस का इनकम हो जाता है। हमेशा याद रखेंगे अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करके यदि एग्रीकल्चर से आप इनकम कमाते हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। कुछ ऐसा है जो कुछ एग्रीकल्चर का भी पार्ट है, कुछ उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वो आपको हो जाती है पार्ट एग्रीकल्चर का भी हो जाती है और बिजनेस का, जैसे टी कॉफी रवा। हमारे इंडिया में अगर कहीं पे भी कोई टी का ग्रोइंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कोई ऐसे, अगर उससे होने वाले जो इनकम होती है तो उसका एक अलग है, कुछ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और पार्टली बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो उस पर हम लोग जिक्र करेंगे, उससे पहले इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। मान कर चलिए कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है जो शुगर केन को प्रोडक्शन करता है, शुगर केन का वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। शुगर केन उपजाया और उसी शुगर केन को अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लेता है, सपोज दैट फैक्ट्री में यूज कर लेता, मान के चलिए उसके पास बिजनेस भी है। तो यहाँ पे देखिए वो फैक्ट्री में यूज करेगा और फिर इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा शुगर को क्या करेगा मार्केट में सोल्ड कर देगा, सपोज दैट कुछ उसका वैल्यू होगा उसमें सोल्ड करेगा। तो समझिए यहाँ पर क्या करना, मान कर चलिए ये शुगर कैन जो है, इस शुगर केन को प्रोडक्शन करने में जो एक्सपेंस हुआ होगा उसको बोला जाता है कल्टीवेशन एक्सपेंस या प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मानकर चलिए इस शुगर केन को प्रोडक्शन करने में क्या लगा कॉस्ट, मानकर चलिए
चार्ज मान कर चलिए सपोज दैट 5 लाख रुपीज लगा, ठीक है। और इसको क्या किया, शुगर केन को फैक्ट्री में यूज किया, इसमें लग गया प्रोसेसिंग कॉस्ट मान कर चलिए, प्रोसेसिंग कॉस्ट लग गया सपोज दैट 6 लाख रुपया लग गया, आप लोग समझिएगा बात को। और क्या हुआ, इस शुगर को इन्होंने 15 लाख में सोल्ड कर दिया, ठीक है। और ये याद रखिए, जब ये कल्टीवेशन इसका 5 लाख था, ये तो फैक्ट्री में ये दे दिया गया, ठीक ना। और ये शुगर केन का मान कर चलिए जिस टाइम में वो प्रोडक्शन किया, तो शुगर केन का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। तो यहाँ पर देखा जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उसका मार्केट वैल्यू देखा जाता है। सपोज दैट मान कर चलिए इसका मार्केट वैल्यू उस समय था 8 लाख रुपया, ठीक है। तो आप देखिए यही है, क्या करता है पहले इसमें क्या होगा, कुछ बिजनेस का इनकम, क्योंकि उन्होंने अपना फैक्ट्री में यूजेज कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने खुद से उस शुगर कैन को क्या किया, प्रोडक्शन भी किया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस भी इनकम होगा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी इनकम होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बिजनेस इनकम निकालेंगे तो क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ, फाइनल का मतलब शुगर हुआ फाइनल प्रोडक्ट, उसको जो सोल्ड किया 15 लाख, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा समझाता हूँ, इस 15 लाख इसमें से लेस किया जाएगा क्या चीज, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जिस चीज को प्रोडक्शन किया उसी का मार्केट वैल्यू क्या था, तो फैक्ट्री के लिए कॉस्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि खुद सोचिए ये शुगर केन मान कर चलिए ये अपने उपज नहीं करता, तो क्या करना होता है, इसको चीनी बनाने के लिए कहीं से न कहीं से शुगर कैन परचेज करना पड़ता, तो उस समय उसका कुछ न कुछ वैल्यू होता, तो उसी के जंक्शन से एक मान लिया जाता है कि इसका मार्केट में वैल्यू ये होगा, ठीक ना। ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, मतलब ये मार्केट में यदि बेचता डायरेक्टली अगर गन्ना, तो उसको 8 लाख रुपया में बिक जाता है, या फैक्ट्री अगर कहीं से खरीद करके लाता तो 8 लाख, इसका इसको परचेज प्राइस हो गया, इसी को बोला जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। इसको लिस्ट कर दूंगा 8 लाख, प्लस जो फर्दर प्रोसेसिंग हुआ, क्योंकि एक तरह से इसके लिए परचेज प्राइस हो गया, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हुआ, 6 लाख रुपया हुआ, इन दोनों को वो क्या करेगा, लेस करेगा, तो 8 से 14 यानी कि 1 लाख रुपया क्या होगा इसके लिए पीजीबीपी का इनकम हो गया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम कितना हुआ वो खुद देखिए, ये अगर मार्केट में बेचता तो कितना में बिकता, 8 लाख रुपया में, ये जो इसके लिए परचेज प्राइस हुआ, तो ये मानकर चले फार्मर है उसके लिए क्या होगा, सेल वैल्यू होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाए